हेलो फ्रेंड्स। ज्यादातर जो कैट एस्पिरेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग के 3 महीने आप इंक्वायरी करते हुए पता करते हुए वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्या एक रोड मैप बनाना है हमें, जो हमारी जो अभी अपकमिंग जो कैट का एग्जाम आएगा नवंबर के एंड में, जो नेक्स्ट सेशन के लिए वैलिड रहेगा, तो उसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें होंगी। मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, चार्ट वाइज समझाता हूँ, ताकि आपको उसको देखो और थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अब देखिए, ये मेनली जो है ये कैट एग्जाम का ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि कैट का जो टोटल एग्जाम पैटर्न होता है इस तरह का होता है। उसमें 3 सेक्शन होता है, वीआरसी, डीआईएलआर और क्यूए का होता है। तो इसमें आपका आरसीज, पैराजम्बर्स और समरी होता है। इसमें 24 क्वेश्चन करीब होंगे और 40 मिनट का टाइम होगा। डीआईएलआर में आपको चार्ट होंगे, पजल्स होंगे, टेबल्स होंगे, एलआर सेट्स होंगे। ये करीब आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें टाइम आपको वही 40 मिनट का ही मिलेगा। क्यूए में भी आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स रहेंगे। इसमें 22 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 40 मिनट का ही रहेगा। तो अब ये आपको 3 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है, और ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वली हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इसमें स्कीम का कैसा होता है, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके 66 क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 2 घंटे में आपको हाँ सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो मार्क्स होगा आपका 198 के अप्रॉक्स होता है इसका। तो इसमें ये चीज है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हो एक माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चलो एक ही होता है, बट होगा। तो जो डेटा क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें देखो, हमें ठीक है, हमें समझिए कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इतना टाइम मिलेगा, इतना हमें स्कोर लाना है या जो भी है। बट हम ये जानेंगे कि हम कितने परसेंटाइल पे हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, राइट। तो बट बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस के लिए अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे आईएम्स का अलग होगा, टीयर 2 के कॉलेजेस का अलग होगा, हर कॉलेजेस का अलग अलग होगा। तो हम वो देखते हैं कि हमें कितना मार्क्स चाहिए होता है अपने हिसाब से। तो जैसे कि मान लो मुझे आईएम्स को टारगेट करना है, तो उसमें मुझे 95 से लेके रॉ स्कोर इतना होना चाहिए, 115 के प्लस के बीच में, तो 99 परसेंटाइल करीब बनता है। तो जो टॉप आईएम्स है वहां पे 99 प्लस परसेंटाइल के आसपास ही चाहिए आपको, तो बन जाएगा। ठीक है, फिर टीयर 2 में अगर आप जाते हो, जो उसके नीचे के कॉलेजेस है आईएम्स के अलावा, तो वहां पे आपको 95, 75, 75 तो खैर अब काफी कम है, 95 के आसपास आप मान के चलो इसको, 95 से 99 के आसपास। ठीक है, तो ये स्कोर हो गया। तो इतना आपका इतना स्कोर करोगे आप, परसेंटाइल आ जाएगा। फिर अगर आप उसके नीचे वाले कॉलेजेस में जाते हो, तो आपका जो रॉ स्कोर है वो इतना बनना चाहिए, उस हिसाब से आपका 85 से 95 परसेंटाइल के करीब चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो मिनिमम आपका 85 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब उसके नीचे अगर आपका आ जाता है 70 से 85 या 70 से बिलो आ जाता है, तो फिर आपको डिसेंट प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस, जो कई कई बार डायरेक्ट एडमिशंस भी लेते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो 70 परसेंटाइल वाले बच्चों को ही प्रेफर करते हैं। जैसे कि आपका जयपुरिया है, सॉयल है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एलबीआईएसएम है आपका, 4 है, जो कि 75 से 85 वालों के बीच में करते हैं। तो ये डिसेंट हो गए। और अगर आप 70 से बिलो जाते हो, तो आपको फिर मोस्टली आपको डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेजेस ही आपको देखने पड़ेंगे, जहाँ पे आपका इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन होता है। उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। तो अब इसमें एक अच्छी चीज क्या होती है ना, कि उसमें परसेंटाइल बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आपका परसेंटाइल कितना आता है उस बेस पे ही आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोर है एटलीस्ट 85 से ऊपर होना चाहिए, तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जहां पे आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपको ये नहीं कि रिव्यूज देखने हैं, पता करना है, किसी को बोलना है कि ये कॉलेज पता करो कैसा है, वो सब कोई भी हेडेक नहीं रहेगा। आपको आपको मिल जाएगा कॉलेज, आपको पता रहेगा ये कॉलेज हाँ इंडिया के टॉप में आता है। आप फीस पे करके अपना कंटिन्यू कर सकते हो स्टडीज। उस तरह के कॉलेज मिलेंगे आपको। तो ये आपको इतना तो आपको समझ आ गया कि ठीक है कि ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने मिनट का टाइम होगा, अब मुझे इतना मार्क्स भी परसेंटाइल भी स्कोर करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कैट का सैंपल पेपर है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए मैंने एक सैंपल पेपर आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि ये देखिए, जो वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो ये आपको क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट सिनेमोना मेटिकुलस। तो अगर आपको आता है तो आप सिलेक्ट कर लोगे इसका। ठीक है,
आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। अगर आपको ग्रामर अच्छी नॉलेज है, आपने पढ़ाई की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बस कर लोगे इसको। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है आपको, एक पैसेज आएगा, तो ये बेसिकली आपका नॉलेज जज कर रहा है, वर्बल एबिलिटी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसके लिए आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, कहने का मतलब। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या वीक है तो आप इस पर वर्क करिए। फिर आ गया आपका डेटा से रिलेटेड, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब डेटा इंटरप्रेशन लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डीएलआर जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपको डेटा दिए जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये अगर 12 into 8 + 24 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, एवरेज ये है तो इसका टोटल सम कितना होता है, अगर ऐसे ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो 4 आवर्स में, तो फाइंड द स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपको देखना है। तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको, तो डेटा वाले जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया वर्बल अप्रीहेंशन के बाद ये डीएलआर वाले, तो इसमें डेटा के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कोई दुकान है 120 प्रोडक्ट बेच रहा है जनवरी में और एक 80 फरवरी में बेचे, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, उसका बिजनेस में गेन कितना हुआ, ये आपको डेटा पता करना है। या 5 दोस्त बैठे हैं इस तरह से, तो मिडल में कौन सा बैठा हुआ है, ये पता करना है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, क्यूए वाले जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, 12 into 8 + 24 कितना हुआ, एवरेज इतना है तो टोटल सम कितना हुआ, ट्रेन अगर इस तरह से 240 किलोमीटर 4 आवर्स में करे तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये आपको पता करना होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया दिया गया है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने पढ़ाई की हुई है, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा, ये आपके लिए इजी है स्कोर करना। देखो 80 to 85 तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो आप। 95 ठीक है, 95 के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बट वो भी पॉसिबल है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, तो आप इजिली कर सकते हो और आपके पास अभी भी पूरा टाइम बचा हुआ है। तो मैंने इसी के बेसिस पे एक वो बनाया है, रोड मैप बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक रोड मैप है, जैसे अगर आप अभी कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये एक रोड मैप, आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, ठीक है। जो मेन चीज है ना कि इसमें ऐसा नहीं है आपको कि आप नॉन स्टॉप आपको पढ़ते जाना है, याद करते जानी चीजों को, तो आपको उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने दिमाग को अप्लाई करना है। एक अगर क्लीन वर्ड में बोला जाए तो वो आपको करना पड़ेगा। इसमें जो है ये आपको देखिए क्या क्या चीजें देखी जाएगी। ये तो आप समझ गए कि कैट के 3 सेक्शंस होंगे, ये आपको करना है। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का है, वो आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग होगा, ये भी आपको पता चल गया। परसेंटाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए। अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको जो वाक्य जो होते हैं ना, रीड उनका एडिटोरियल्स और प्रैक्टिस करने हैं, उनका आरसीस को, ठीक है। इजी पजल्स को बिल्ड लॉजिकल थिंकिंग, आपको पजल सॉल्व करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह मिल जाएंगे पजल्स के, तो वो आपको सॉल्व करते रहना होगा। इजी इजी करके वो हो जाएगा, मतलब ज्यादा टफ पजल्स भी नहीं आएंगे, इजी पजल्स आएंगे, वो आपको करना है। फिर आपको क्यूए करना है, अर्थमेटिक और अलजेब्रा, ऑब्वियसली अलजेब्रा सबने पढ़ा है, अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है, तो वो आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। और फोकस आपको डिफिकल्टी जब होगा मार्क्स पे फोकस करना आपको। पर ये आपको करना है, आपको पहले क्लैरिटी हो जानी चाहिए जो आप सब्जेक्ट कर रहे हो, उसमें आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ठीक है, मैंने ये कर लिया है, मैं पजल सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्यूए मेरा ठीक है, अर्थमेटिक ठीक है, अलजेब्रा ठीक है, मेरी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज ठीक हो चुकी है, या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो मैं कर रहा था वो अब नहीं है, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो इस पे आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने यहाँ पे फोकस करने हैं आपको, ठीक है। फिर अगर आप फेज 2 में अगर आप जाते हो, तो जैसे कि अगर मैंने इसको फेज 2 में कर रखा है इसको, तो ये आपको करना है। इसमें आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज करना है आपको। टॉपिक लो, उसमें आपको सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से टाइमली प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। 1 घंटा इस टॉपिक को दो, 1 घंटा इस टॉपिक को दो, 1 घंटा इस टॉपिक को दो। उसमें आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, रैंडम अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं। आपको देखना है कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर आप एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि आपके पास 10 क्वेश्चन आए तो आपने चलो से कोई भी टिक कर दिया, चलो देखते हैं, कोई नहीं, 10 में से 5 तो ठीक हो ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ही आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो आपको देखना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना आना चाहिए। जो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इजी है, या जो मैंने पढ़ा था ये मेरे से मिलता जुलता है, ये मुझे आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसको आपको जल्दी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फेज 2 हो गया इसका। अब इसमें आपका एक और चीज हो सकता है, देखो फेज 3 में आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट करना है। फाइनल जब आप आ जाओगे, उसमें आपको फिर मॉक टेस्ट पाना, आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट हर वीक देने हैं।
अपने मॉक को आप एनालाइज करोगे अच्छे से कि आप कैसे दे पा रहे हो, क्या गलत आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, और जो गलतियां आएंगी उसको आप लिखोगे। और जो गलतियां आ रही है, जैसे बोलने में कोई दिक्कत है, कुछ भी हो, सब लिखो, लिख के उसको फिर प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, किसी के साथ करो, मिरर के सामने करो, जैसे कर सकते हो करो। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और ये सब आपको रेगुलर करना पड़ेगा कुछ टाइम। देखो ये ज्यादा टफ नहीं है, कैट का एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको है कि इजीली हो जाएगा, बट आपको एक रेगुलर एक रूटीन बना के करना पड़ेगा, तब हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो भी चीजें हैं हमारी पहले से पढ़ी हुई चीजें हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कुछ नया आने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, या कभी आपको पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ चुके हो बचपन से, जो चीज, जैसे अब इंग्लिश है, इंग्लिश सबने पढ़ी हुई है बचपन से। किसी की थोड़ी अच्छी होगी, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की थोड़ी खराब होगी, बट फेमिलियर तो हर कोई है उससे, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो आप करोगे। आपका स्टडी रूटीन ऐसा है कि आप 1 घंटा वॉक के लिए दे दो, 1 घंटा क्यूए के लिए दे लिया, 1 घंटा डीएलआर के लिए दे दो, और उसको तीनों को रिवाइज करो आप आधे घंटे के लिए। तो आपका 3.5 घंटा ऐसे आपको बस दिन का निकालना है। आप हर आवर के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके, या आप ऐसा टाइम डिवाइड कर लो कि सुबह 1 घंटा मुझे इतने बजे करना है, दोपहर में इतने बजे करना है, शाम में इतने बजे करना है, और सोने से पहले मुझे एक बार रिवीजन करना है। ऐसे करके आप 3 घंटे निकाल सकते हो। तो देखो आपको कोई बड़ा टाइम भी नहीं मांग रहे, ऐसा भी नहीं कि आपको 12-12 घंटे पढ़ना है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह में होता है, या कोई और एग्जाम्स में होता है। ऐसा भी नहीं है। आप अगर 3 से 3.5 घंटे भी अगर आप सीरियसली कर लेते हो डेली, तो आपके लिए बहुत ईजी है। आप आराम से ला सकते हो। 90+% आए तो इजीली आ जाता है। कई बार बच्चों ने, आज जो बच्चों का कोई भी बेस उतना स्ट्रांग नहीं था, उन्होंने फोकस किया और रेगुलर बेसिस पे किया। तो ये आपको करना है। अब जो गलतियां करते हैं ना बच्चे, मोस्टली ये होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देखने लगते हैं, इधर उधर से बहुत सारे वीडियोस देखने लगते हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मॉक एनालिसिस को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने नंबर्स पे फोकस करता हूँ, नंबर्स अच्छे हो जाएंगे तो मेरा सारा कुछ हो जाएगा, तो वो उसी पे फोकस में लग जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो भी बहुत बड़ी गलती होती है। रिवाइज नहीं करते, वो करते जा रहे हैं, आज उन्होंने किया, फिर कल नया किया, परसों नया किया, बट वो कहते हैं चलो हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, अभी पहले जल्दी जल्दी चैप्टर, जल्दी जल्दी सारा कुछ फिनिश कर लेते हैं सिलेबस। तो रिवीजन से क्या होता है कि आपकी बॉडी को, जो माइंड को, जो हैबिट जो होती है ना, कि आपने आज प्रैक्टिस किया, जैसे मैंने सुबह कुछ पढ़ा, और अगर मैं उसको शाम को रिवाइज करा, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इतनों में से इतनी चीजें ही ग्रास्प की है, या इतना ही मुझे समझ आया है, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बट अगर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट मैं नेक्स्ट करता रहूंगा, ऐसे वो पाइलअप होता जाएगा, तो पाइलअप होता जाएगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। अपने इस कोर्स को कंसिस्टेंटली वो मत करो कि यहाँ पे इतना आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है, उसका इतना आ रहा है, ऐसा करके कुछ भी कोई फायदा नहीं होगा करने का। और आपको रैंडमली नहीं पढ़ सकते, आपको एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा। देखो आप स्टूडेंट लाइफ में हो, या आप जॉब छोड़ के कैट की तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे थे जो उसको छोड़ के अब आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने टाइम दिया उस चीज के लिए, तो अब उस टाइम को यूटिलाइज भी करना पड़ेगा आपको, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक रूटीन बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये 3 आपका रूटीन है, 3 फेजेस में कर रखा है, जो इजी होता है। मई से जुलाई आप ऐसे करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। अगस्त से सितंबर में आप प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ। और अक्टूबर जो एग्जाम के टाइम तक होगा, मॉक एनालिसिस करो। ये चीजें हैं। इसके अलावा आप जैसे कि सैंपल पेपर्स है, उसके सैंपल पेपर्स को देख सकते हो, बट वो आप एक बार आइडिया लेने के लिए देख लो, ठीक है। एक जब आप स्टार्ट करो, आप रूटीन बना रहे हो, रूटीन बना लो, सैंपल पेपर्स को देख लो, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आपको आप बुक्स मिल जाएंगे, सब तरह के बुक्स अवेलेबल हैं, आप बुक्स देख लो आप उसको। और या फिर आपके पास जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें भी वो जो अवेलेबल बुक्स है, उससे आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो उसको। तो आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी लाना। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि आपको कोचिंग सेंटर पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कि उसके बेसिस पे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप 3.5 घंटा डेली दे सकते हो रूटीन से, देखो आप कोचिंग सेंटर में भी जाओगे, वो भी आपको वही चीज पढ़ाएंगे, वो भी आपको टाइम बाउंड कराएंगे, ठीक है। तो उससे अगर आप वो चीज करने को तैयार हो, तो आप वो उनको बिना पैसे दिए भी तो कर सकते हो, वो खुद से भी तो कर सकते हो। बुक्स आप खरीदो, आप खुद से पढ़ो उसको, खुद का एग्जाम कंडक्ट करो, खुद का मॉक टेस्ट करो। इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, या बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली आपको वो गाइडेंस चाहिए। ये आपको खुद से करने वाला ही एग्जाम है। मैंने भी किया हुआ है, मुझे भी पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि ऐसा कोई टफ नहीं होता। हाँ, आपको कंसिस्टेंटली दिन के 3-4 घंटे आपको देने पड़ेंगे मिनिमम, जो कि बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो 3 घंटे, 3.5 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सुबह करो, दोपहर करो, थोड़ा शाम में करो, और सबको रात से सोने से पहले रिवाइज कर लो, और उसका नोट्स बना लो कि अच्छा मुझे इतना समझ आया, मैंने इतनी गलतियां की हैं, अभी अब ये कमियां रहेंगी, तो ये मैं कल कर लूंगा। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकालते जाओ। आप अब 3.5 की जगह 4 घंटे कर दो, तो 4 घंटे में आपका सारा कुछ हो जाएगा।
तो यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, इज़िली हो जाएगा। नवंबर एंड में कैट का एग्ज़ाम होगा। आपको उसका फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएगा, वो न्यूज़ आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप गूगल से भी कर सकते हो या मुझे बता देना, मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो आप देखो इसको, और जो किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर दो ये वीडियो, जो कैट की तैयारी कर रहा है या कैट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको या कॉलेज से रिलेटेड कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस आते रहेंगे। अभी नया चैनल है तो थोड़ा टाइम लगेगा कंटेंट में, तो पर वो आते रहेंगे। अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है तो आप मुझे प्लीज वो बता देना, मैं बना दूंगा।